मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर ऐसा इलाका जहाँ लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहाँ साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहाँ नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर्स से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे यह पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है, और मैं इसे तब करता हूं जब मैं कसरत कर रहा होता हूं या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो, या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं, और इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही रियल एस्टेट $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं, न ही समय। इसलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था, परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया, अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते। इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं, और वे ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर व्यवसाय ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हो, तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे, तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही न करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए कुछ ही चीजें करता आया हूं, अब भी कर रहा हूं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं किया और करो। जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं, अभी से ही।